अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस उन्वान पर बात करने के लिए हाज़िर खिदमत हैं वो है प्रोजेक्ट एनालिसिस। जैसा कि पिछले सेशंस में प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और प्रोजेक्ट अप्रेजल में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट एनालिसिस की एक बड़ी की इम्पॉर्टेंस होती है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कहा जाता है कि आम तौर पर ये आम सेइंग्स है प्रोजेक्ट के लिए कि प्रोजेक्ट्स आर द कटिंग एजेस ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी मुल्क की, किसी इलाका की या किसी भी एरिया की डेवलपमेंट, चाहे वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो या नॉन स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स का एक बहुत ही अहम रोल होता है। तो जब भी हम कोई किसी एरिया के लिए, किसी मुल्क के लिए या किसी इलाके के लिए जब भी एक नया प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट डिज़ाइन के बाद जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है वो होता है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एंड अप्रेजल, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि क्या वो प्रोजेक्ट उस इलाका के लिए, उस कम्युनिटी के लिए, उस स्पेसिफिक महल्ले वकू के लिए क्या वो प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ की जाती है वो होता है प्रोजेक्ट एनालिसिस। अब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी और अप्रेजल के अंदर जो प्रोजेक्ट एनालिसिस किया जाता है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि बेनिफिट कास्ट एनालिसिस, जिसको कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस या बेनिफिट कास्ट एनालिसिस आमतौर के ऊपर मॉनेटरी टर्म्स के ऊपर किया जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की क्या मॉनेटरी टर्म्स हैं, चाहे वो किसी उस पर्टिकुलर कंट्री की या उस एरिया की लोकल करेंसी में किया जाता है या फिर फॉरेन करेंसी में किया जाता है। आमतौर के ऊपर इंटरनेशनल करेंसीज़ में भी प्रोजेक्ट का जो मॉनेटरी टर्म्स हैं वो देखी जाती हैं। और जो प्रोजेक्ट की बेनिफिट कास्ट एनालिसिस है या कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसके डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट ये होता है कि इनपुट और आउटपुट कास्ट देखी जाती है कि किसी भी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनपुट कास्ट कितनी होगी और उस इनपुट कास्ट से कितनी आउटपुट जनरेट होगी। अब जो आउटपुट जनरेट होगी, क्या उस आउटपुट के लिए उतनी इनपुट्स लगाना फिजिबल है? ये चीज़ हमें बेनिफिट कास्ट एनालिसिस बताता है। और दूसरी चीज़ जो बेनिफिट कास्ट एनालिसिस बताता है वो होता है यूज़ ऑफ काउंटर फैक्चुअल। जब हम काउंटर फैक्चुअल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखने और समझने की ज़रूरत है कि काउंटर फैक्चुअल होता क्या है। काउंटर फैक्चुअल ये होता है कि उसमें एक एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस में ये देखा जाता है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो प्रोजेक्ट की जितनी लाइफ है, चाहे वो 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, 7 इयर्स है, 10 इयर्स है, जितनी भी लाइफ है उस प्रोजेक्ट की, उन 10 इयर्स के बाद उस पर्टिकुलर एरिया की क्या सिचुएशन होगी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो उसको काउंटर फैक्चुअल कहा जाता है। और जो काउंटर फैक्चुअल होता है उसे प्रोजेक्ट की आउटपुट्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता। जब हम एक आइडियल सिनेरियो की बात करते हैं तो किसी आइडियल सिनेरियो के अंदर ये देखा जाता है कि जो टोटल आउटपुट होती है प्रोजेक्ट की, उस टोटल आउटपुट से प्रोजेक्ट का ट्रू इम्पैक्ट देखने के लिए काउंटर फैक्चुअल को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं, प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना आउटपुट्स या कितने बेनिफिट्स ये जो प्रोजेक्ट हैं वो जनरेट करेगा। इन सारी चीज़ों को बेनिफिट कास्ट एनालिसिस या कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर देखा जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ देखी जाती है प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर वो होती है प्रोजेक्ट इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ प्रोजेक्ट लाइफ से मुख्तलिफ होती है। एक होती है प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ होती है जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन तक टाइम फ्रेम होता है। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सर्टेन प्रोडक्ट या सर्विसेज को जनरेट कर रहा है और वो प्रोजेक्ट
7 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन उस प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स होंगे वो बियॉन्ड द प्रोजेक्ट लाइफ जाएंगे। अगर 10 साल के अंदर प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन भी हो जाती है, तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट अगले 25 साल तक उस एरिया के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो जनरेट करता रहे। अगर प्रोजेक्ट इतने टाइम फ्रेम के लिए बेनिफिट जनरेट करता रहेगा तो हम ये कहेंगे कि वो प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक लाइफ होगी। अब इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर के प्रोजेक्ट की जो आमतौर के ऊपर 25 ईयर्स भी हो सकती है, 30 ईयर्स भी हो सकती है, 20 ईयर्स भी हो सकती है। जो इकोनॉमिक लाइफ का एनालिसिस किया जाता है प्रोजेक्ट का, वो मैक्सिमम 40 ईयर्स तक किया जाता है कि अगर 5 साल, 7 साल या 10 साल किसी प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन टाइम फ्रेम है तो उस प्रोजेक्ट की जो इकोनॉमिक लाइफ है आमतौर के ऊपर जो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन असेस किया जाता है वो 40 ईयर्स किया जाता है। तो 40 ईयर्स तक उसकी इकोनॉमिक लाइफ को कंसिडर किया जाता है कि इतने टाइम तक ये प्रोजेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स या इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज जनरेट कर। उसके बाद प्रोजेक्ट की जब इकोनॉमिक लाइफ का एनालिसिस कर लिया जाता है तो उसके बाद प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेसमेंट की जाती है। जो फिजिबिलिटी असेसमेंट है आमतौर के ऊपर थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रही होती है या प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रही होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन आमतौर के ऊपर प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेसमेंट नहीं करती। तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी असेसमेंट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का मार्केट एनालिसिस है, प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल एनालिसिस है, सोशल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है या प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक एनालिसिस है। डिफरेंट टर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट को एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिबल है या नहीं। चीज़ देखी जाती है वो मार्केट एनालिसिस किया जाता है। मार्केट एनालिसिस इन द टर्म्स ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस किया जाता है कि प्रोजेक्ट के अंदर कि जो सर्विस डिलीवरी का कंपोनेंट डाला गया है या जो प्रोडक्ट डिलीवरी का कंपोनेंट डाला गया है, क्या उस पर्टिकुलर मार्केट, अब उस केस के अंदर मार्केट वो एरिया होगा कि जहाँ के ऊपर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उस एरिया के लिए उस प्रोडक्ट की या उन पर्टिकुलर सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं। आमतौर के ऊपर नीड असेसमेंट में भी इस एस्पेक्ट को देखा जाता है जब प्रोजेक्ट की नीड असेसमेंट की जाती है। उसके बाद प्रोजेक्ट के सप्लाई एस्पेक्ट को देखा जाता है कि जब इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रोजेक्ट अपने आउटकम्स के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट को इनिशिएट करेगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उस वक्त सिचुएशन क्या होगी, क्या वो सप्लाई डिमांड से बढ़ तो नहीं जाएगी। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है वो भी मार्केट एनालिसिस के अंदर डेवलप किया जाता है। उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। अब प्रोजेक्ट का टेक्निकल एनालिसिस इस बेस के ऊपर किया जाता है कि क्या वो प्रोजेक्ट उस एरिया के लिए जिसके लिए वो प्रपोज किया गया है, क्या वो वायबल प्रोजेक्ट है या नहीं। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को असेस किया जाता है और इनपुट्स और आउटपुट्स की कंप्यूटेशन की जाती है कि क्या इनपुट इतनी इनपुट कास्ट जो प्रोजेक्ट के अंदर प्रपोज की गई है इन पर्टिकुलर आउटपुट्स के लिए लगानी भी चाहिए या नहीं, क्या वो फिजिबल है इतने एक्सपेंस करना उस प्रोजेक्ट के लिए। उसके साथ स्केड्यूल किया जाता है एक्टिविटीज़ को कि एक्टिविटी का स्केड्यूल किस तरह होगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वो देखा जाता है कि क्या वो सर्टेन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ उस टाइम फ्रेम के अंदर जो प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज किया गया है, जो प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन है, क्या उसके अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना फिजिबल है या नहीं। और उसके साथ साथ सोशल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी देखे जाते हैं प्रोजेक्ट के कि प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से किसी पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी पर्टिकुलर ग्रुप या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो उसके बाद इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल या ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में ये देखा जाता है कि जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है उस प्रोजेक्ट की, क्या उसके अंदर
इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि इस प्रोजेक्ट को प्रपोज टाइम फ्रेम के अंदर प्रपोज रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट करके डिज़ायर्ड आउटपुट्स जनरेट कर सके। और उसके साथ साथ इसमें यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या वो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन या वो एग्जीक्यूशन एजेंसी, उसकी क्या स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पॉलिसी है और उन पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स के साथ उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। और प्रोजेक्ट इसके बाद उसका लीगल एस्पेक्ट देखा जाता है। लीगल एस्पेक्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोज किया जा रहा है वहाँ पे जो लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उस लॉज की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो प्रोजेक्ट के ऊपर होंगी या नहीं, और प्रोजेक्ट उन लॉज के कंप्लायंस को इंश्योर करेगा या नहीं। अगर प्रोजेक्ट उन लॉज के कंप्लायंस को इंश्योर नहीं करेगा तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होगा। और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट के लिए प्रोक्योरमेंट, ऑडिट और अकाउंटिंग लॉज और कंप्लायंसेस को भी देखा जाता है कि प्रपोज्ड लॉज कौन कौन से हैं या एप्लीकेबल लॉज कौन कौन से हैं और प्रोजेक्ट उनके कंप्लायंस को इंश्योर करता है या नहीं। और उसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है या जो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसकी प्रीवियसली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस तरह की रही है या पब्लिक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह के वो प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर चुकी है। ये लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर देखा जाता है। उसके साथ साथ सोशल एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं। सोशल एस्पेक्ट्स ये होते हैं कि उस प्रोजेक्ट की ब्रॉडर सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, कि जो आम तौर के ऊपर प्रोजेक्ट के अंदर नहीं थिंक की जा रही, जो सोशल इम्प्लीकेशंस नहीं देखी जा रही, वो क्या होंगी। पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट उस एरिया के पॉवर्टी एस्पेक्ट्स, इंक्लूसिवनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर और इंडिजिनस पीपल जो उस प्रोजेक्ट से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट होंगे, क्या उनको उस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया है या नहीं। और उसके साथ साथ कुछ बिग डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर कम्युनिटीज़ की रीसेटलमेंट का इश्यूज़ होता है। जैसे बिग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर कोई रीसेटलमेंट का इश्यूज़ शामिल है तो उस रीसेटलमेंट को किस तरह किया जाएगा और वो क्या फिजिबल है या नहीं, सोशल एस्पेक्ट के अंदर इसे भी देखा जाता है। उसके साथ साथ उसके बाद इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी देखा जाता है। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में ये देखा जाता है कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के उस एरिया की ज़मीन, एयर, फाना, फ्लोरा और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके ऊपर हो सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में ये भी देखा जाता है कि क्या प्रोजेक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर कोई हैं, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड नेगेटिव इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट की आउटपुट से ज़्यादा तो नहीं है। अगर प्रोजेक्ट के इंटेंडेड या अनइंटेंडेड इम्पैक्ट्स प्रोजेक्ट की आउटपुट से ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा उसका किसी भी इन्वायरमेंट का, किसी इलाके का, किसी सोसाइटी का वो नुकसान कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल कंसीडर नहीं किया जाता। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है प्रोजेक्ट का, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आमतौर पर कॉस्ट और नेट रिटर्न देखा जाता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट भी शामिल होता है। जब प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के अंदर प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग प्लान और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी देखी जाती है कि क्या प्रोजेक्ट फाइनेंशियली सस्टेन करेगा या नहीं। और उसके बाद जो लास्ट एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी असेसमेंट में, वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि उस तमाम सोसाइटी के ऊपर जहाँ पे वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट के क्या इम्पैक्ट्स होंगे उस पूरी सोसाइटी के अंदर। इसके अंदर आम तौर के ऊपर इकोनॉमिक एनालिसिस में मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता, इसमें शैडो प्राइस को कंसिडर किया जाता है। शैडो प्राइस वो प्राइस होती है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट
या सर्विस की एस्टिमेटेड प्राइस होती है। जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल नहीं है, जब वो अवेलेबल होगी तो उसकी एस्टिमेटेड प्राइस क्या होगी, उसको शैडो प्राइस किया जाता है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस जो प्रोजेक्ट का होता है वो शैडो प्राइस के ऊपर किया जाता है, ना कि मार्केट प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि मार्केट प्राइसेस वेरिएबल भी होती हैं और सम टाइम्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के केस में मार्केट प्राइसेस एप्लीकेबल भी नहीं होती। तो ये वो तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिनको प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और प्रोजेक्ट के अप्रेजल के दौरान देखा जाता है। अगर प्रोजेक्ट टेक्निकली, सोशली, एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वायबल हो तो प्रोजेक्ट को फर्दर रिकमेंड किया जाता है ओके फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। अगर प्रोजेक्ट के ये तमाम फिजिबिलिटी के एस्पेक्ट्स या इनमें से चंद की फिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स फेवरेबल ना हो तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। समटाइम्स ये होता है कि प्रोजेक्ट के कोई एक या दो फिजिबिलिटी एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनको प्रोजेक्ट फुलफ़िल नहीं कर रहा होता और बाकी तमाम एस्पेक्ट को फुलफ़िल कर रहा होता है, तो उस केस में प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी की बेस के ऊपर प्रोजेक्ट के अंदर जो चेंजेस हैं वो सजेस्ट की जाती हैं। जब प्रोजेक्ट को रिवाइज्ड प्रपोज़ल जो होता है वो डिमांड किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी असेसमेंट। जब प्रोजेक्ट का रिवाइज्ड प्रपोज़ल प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है। ये हमने शार्टली इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी के कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बात की, तो आने वाले सेशंस के अंदर इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर हम दोबारा से डिटेल में बात करेंगे कि मार्केट एनालिसिस है किस तरह किया जाता है, क्या होता है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं किस तरह देखे जाते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस है किस तरह किया जाता है। इनके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आप अपनी आरा से और अपनी तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।